नमस्कार। आप सभी का हमारे गुरु शिखर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। आप सभी कक्षा 12 के विद्यार्थी से मेरा निवेदन है, जो लोग व्हाट्सएप के जरिए हमारे इस चैनल को देखते हैं, जब हम लिंक भेजते हैं तो आप उसके जरिए मत देखें, आप डायरेक्ट यूट्यूब पर आकर देखा करें। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ये क्लास लेते हैं लेकिन वो व्हाट्सएप पर जो लिंक भेजते हैं ना, उसी लिंक से वीडियो ओपन करके देखते हैं। तो भाई आपको ऐसे नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? इसके पीछे दो कारण है। पहला तो ये है कि आप इसमें जो डेटा सेटिंग जो होती है ना, वही रहती है जो आपके डेटा भी ज्यादा खर्च होते हैं। दूसरा ये है कि आपको अगर कोई बात पूछनी होती है ना, तो आप लोग पूछ नहीं सकते हो, क्योंकि इसके जो चैप्टर हमारे चलते हैं, जो टेस्ट चलते हैं, इसके दौरान हम लोग लाइव चैट भी ओपन रखते हैं कि आपका कोई पर्सन हो तो आप तुरंत पूछ लिया करो। तो वो सब तरीके आप कब सीखोगे भाई, है ना? तो आप लोग सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग लिंक की बजाय, आप जैसे आज की क्लास शाम 7 बजे से शुरू हुई है, तो आपको पता चल जाता है पहले कि भी कितने बजे क्लास शुरू होगी। उसका टाइम मैं आपको लगभग पहले बता देता हूँ, और नहीं भी बताऊं तो आप लोग ध्यान रखा करो। 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे शाम को, 6, 7, 8 इन तीनों घंटों के दौरान आप लोग यूट्यूब ओपन किया करो और गुरु शिखर स्टडी हब चैनल ओपन कर लिया करो। और पहले 1 नंबर पे जो वीडियो आता है ना, वो लगभग जो टाइम उस पे दिया होता है कि ये इतने बजे क्लास स्टार्ट होगी, बस ये तरीका आप लोग देखा करो। सबको चलाना आता है ना, अब तो काफी दिन हो गए ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, आप लोग सीख भी रहे हो, तो आपको सबको पता है। इसलिए आप सभी से मेरी एक बार फिर गुजारिश है, आप लोग लिंक के जरिए वीडियो को व्हाट्सएप में ओपन मत करिए, डायरेक्ट आप यूट्यूब सर्च करिए। यूट्यूब पर जाकर गुरु शिखर स्टडी हब नाम से सर्च कर लीजिए। जो हमारा चैनल आता है उस पे जो पहला वीडियो आता है, वो लगभग जो चल रहा है ना वर्तमान का भी डाला हुआ वो वीडियो ही होता है। तो आप लोग वहां से देखा करें, ताकि आपके कोई मन में सवाल हो ना, आप डायरेक्ट मुझसे पूछ ले, उसका समाधान हो जाए। नहीं तो आप देखते हो और फिर देख के छोड़ देते हो, फिर एक हमारे बीच में जो इंटरकनेक्शन जो होता है ना, वो नहीं बन पा रहा है। तो आप सभी ध्यान रखोगे इस चीज का। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अपना जो चैप्टर जो है आज का, वो है अध्याय 6। क्या कौन सा है? अध्याय 6। और उषा कविता, जिसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म सन 1911 में हुआ और मृत्यु सन 1993 में हुई थी। अब ये जो कवि है, इनके बारे में आपको कवि परिचय जो होता है, और कवि परिचय से सवाल आते हैं, ध्यान रखना, प्रश्न आते हैं कवि परिचय से, तो आप लोग इस चीजों में भी थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखा करो। अब जो शमशेर बहादुर सिंह जी जो थे, इनका जन्म मुजफ्फरनगर के एलम ग्राम में हुआ था और इनके शिक्षा देहरादून और प्रयाग में हुई थी। ये हिंदी तथा उर्दू के विद्वान थे। प्रयोगवाद और नई कविता के कवियों की प्रथम पंक्ति में इनका स्थान था। इनकी शैली अंग्रेजी कवि एजरा पाउंड से प्रभावित है। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। और इनको कबीर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ध्यान रखना इनके बारे में ये चीजें, हाँ, क्योंकि इनको कई पुरस्कार भी मिले हुए हैं। तो ये एक तरीके से इनका जन्म देहरादून में, हाँ, देहरादून छोटा सा कोई गांव नहीं है, देहरादून बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन बुक में अपने को देहरादून ही बताया है। तो देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में मां का चिर वियोग सहना पड़ा, यानी इनकी माता जी का इंतकाल हो गया था जब ये 8 साल के थे। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी। जीवन के अभाव ने उनके कवित्व को दुर्बल नहीं बनाया बल्कि धारदार बनाया। यानी ये इनके ऊपर लगातार वज्रपात जैसी स्थिति बनी रही है ना,
ऐसी घटनाएं जीवन में हुई, लेकिन लोग टूट जाते, ये टूटे नहीं बल्कि और अपने आप को धारदार बनाया है। बिंब धर्मी कवि के रूप में विख्यात इनकी एक शैली है बिंब धर्मी, है ना। बिंब समझते हो ना, प्रतिबिंब, बिंब समझते हो, छाया, किसी चीज को कल्पना करके देखना कि सेम ऐसी चीज हुआ है ना, ऐसी कल्पनात्मक शक्तियां थी, है ना। सोचने की, बोलते ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ये कवि थे, कवि अर्थ लगा लेते कि देखो ये यहाँ का माहौल ऐसा और वहाँ का माहौल ऐसा है, मतलब वो एक कॉम्बिनेशन सेट करते थे आपस में। तो बिंब धर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोग धर्मी कवि की शिल्प विद्या का अनूठा संगम मिलता है। यानी बिंब धर्मी और प्रयोग धर्मी, प्रयोग चेक करके देखना, हाँ, वो भी इनकी एक शैली थी। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं जो है वो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। और भी इनकी बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी कविताएं है ना। इन्होंने जो है ना उर्दू हिंदी जो कोर्स था ना उसका संपादन भी किया था। यानी ये जो कवि है ना ये उर्दू के भी अच्छे जानकार थे। तो ये है कवि का परिचय। अब चलते हैं पाठ के परिचय, यानी हम इस पाठ में क्या पढ़ने वाले हैं वो। तो प्रस्तुत कविता उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। अब कवि ने जो सूर्योदय और सूर्यास्त, कई लोग देखने जाते हैं ना सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय ना, सुबह सुबह कहीं जाते हो क्या, देखते हो ना आप लोग? हाँ, कई लोग जाते हैं समुद्र के किनारे सूरज को डूबते हुए देखना ना। और कुछ लोग जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना, जो एक्सरसाइज करते हैं, सुबह सुबह घूमने निकलते हैं, है ना, तो वो जरूर देखते हैं। आजकल मोबाइल से हम लोग इतने कनेक्टेड हो गए हैं कि हमें बाहरी जीवन का लगभग धीरे धीरे लुप्त सा होता जा रहा है ना। तो हमें प्रकृति के साथ चलना है। प्रकृति को अगर आप नहीं निहारते हो ना, नहीं देखते हो ना, तो फिर प्रकृति के जो फायदे हैं ना वो हमें नहीं मिल पाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि भी हम लोग ज्यादातर स्टूडेंट बाहर गांव के हैं तो उनको तो इन चीजों का पता है, लेकिन जो शहरी वातावरण में रहते हैं उनको पता ही नहीं चलता कब सूर्योदय होता है कब सूर्यास्त होती है, क्योंकि उसको निहारने के लिए, देखने के लिए अपने पास क्या नहीं होता है, वक्त नहीं होता। तो ये कवि ने जो वर्णन किया ना वो आप लोग पढ़ोगे, देखो तो समझ में आएगा कि किस तरीके की, किस शैली में, किन शब्दों का प्रयोग करके कवि ने ये कविता की रचना की है। तो ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय, तीनों का मणि कांचन सहयोग इस कविता में मिलता है। यानी भाषा, बिंब और लय, यानी एक तुलनात्मक चीज बताई गई है। सेम ऐसा ही उधर हो रहा है, ऐसा ही इधर हो रहा है, ये कवि की कल्पना है। देखो आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। यानी सिर्फ ये नहीं कि भी सूर्योदय हो रहा है वो देख रहा है बस देख के रह गया, नहीं, वो देख रहा है कि बादल कैसे दिख रहे हैं, किस तरीके से आकाश का नजारा है, फिर वो उसी चीज को अपने घरेलू वातावरण में मैचिंग कर रहे हैं ना, कंपैरिजन करेगा, तुलना करेगा कि देखो समझ में आ जाएगा। आप पाठ पढ़ते हैं, देखते हैं, इसके पाठ में जो कविता में जो है ना उसका थोड़ा बहुत सारांश भी यहीं पे दिया हो ना। बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास कराता है। राख से लिपा हुआ चौका, है ना। अब आजकल राख से लिपा हुआ चौका कितने लोगों ने देखा है? हाँ, देखा तो होगा मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों ने, लेकिन अब है क्या, धीरे धीरे क्या होगी, चेंजिंग होगी, क्या होगी, हाँ, गैस सिलेंडर आ गया तो राख से लिपा हुआ चौका धीरे धीरे लुप्त हो रहा है ना। बहुत काली सिल, अब वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है, सिल समझते हो ना, जो सिलबट्टा, हाँ, मिर्च रगड़दारो,
पहले होता था, आजकल तो वो भी चेंजिंग होगी क्योंकि पिसी पिसाई मिर्च हुआ आजकल, है ना। स्लेट या लाल खड़िया चाक। अब स्लेट, लाल खड़िया चाक देखा है किसी ने? हाँ, आजकल पढ़ते हुए बच्चों को आप वो ना पहले पढ़ता ना सारा पट्टी पर तो यूज में लेता, अब पट्टी पर तो देखा है। हाँ, नई पीढ़ी ने बहुत कम चीजों का प्रयोग ही नहीं हो रहा है क्योंकि स्कूलों में भी ये चीजें नहीं हो रही है, लेकिन कवि ने सारी चीजें बता रखी है। ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार की बिंब है, लेकिन इसमें अनूठा सौंदर्य भी है। यह इस पाठ का सारांश है। अब हम पढ़ेंगे कविता जो आपके चैप्टर में आई है ना, 6ठे अध्याय में। मेरा आप सभी विद्यार्थियों से एक अनुरोध हो रहा है, क्लास आप लोग पूरी लिया करो भाई, क्लास बीच में छोड़ देते हो और फिर मैं जब इनका टेस्ट लूंगा तो आप कहोगे, है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, पूरा पाठ पढ़ लिया करो। ये तो छोटा सा ही वीडियो, कोई बड़ा भी नहीं है। और इसके साथ साथ जो पिछला जो हमारा टेस्ट हुआ था ना, उस टेस्ट के जो टॉप स्टूडेंट आए हैं ना, टॉप 10 थे लेकिन एक और उसमें ऐड हो गया, यानी टॉप 11 स्टूडेंट है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक के आए हैं, उनकी लिस्ट फोटो वगैरह इसी वीडियो में है। इस कविता के बाद में मैं आप सभी के सामने वो प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। उषा कविता, यानी जो उषा नाम की जो कविता है ना, हाँ दोनों लड़कियां नहीं, उषा कविता। हाँ, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका। अभी गीला पड़ा है। कवि की कल्पना देखो, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ। इधर कठिन शब्दार्थ मैंने दे रखे हैं साइड में, आप लोग आराम से पढ़ लेना, कोई बात। पहले हम इस कविता को पूरी को पढ़ लेते हैं ना। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, जो अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक, मल्दी हो किसी ने। एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। दूसरा में क्या करें, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। यानी इसमें दो पद्यांश आए, एक साथ भी पढ़ सकते हैं, दो टुकड़ों में भी पढ़ सकते हैं। अब देखो, ये कवि की कल्पना है। कवि ने देखा था सुबह सुबह, कहीं घूमने जाते थे देखते हैं, तो वो उस चीज को देख रहा है, उसको निहार रहा है। प्राकृतिक चीजें देखनी चाहिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। अगर ऊपर की मान लो ये आ जाता है कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका, अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा सी लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक से, मल्दी हो किसी ने। ठीक है, अब पहला पद्यांश इतना सा है। अगर ये आ जाए और नीचे आ जाए, हाँ, इस पद्यांश की व्याख्या करो, तो आप कैसे करोगे, कैसे बताओगे उसको, है ना। समझ में भी आ रहा है, सिंपल सी बातें हैं, लेकिन उसको तुलना किस तरीके से की गई है वो अपने को बताना है। तो क्या लिखेंगे कि सर, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन की रचना है, उषा से अवतरित है। इसके रचयिता कवि शमशेर बहादुर सिंह है। कवि ने यहाँ प्रकृति के सौंदर्य का अनुपम चित्र प्रकट किया है। इसमें प्रकृति के साथ मानवीकरण का सुंदर संयोजन है ना। एक तरफ प्रकृति है, दूसरी तरफ क्या है, मानवीकरण, जो हम लोग काम में लेते हैं ना, वो बातें साथ में बताया था मैंने, तुलना करके बताई गई है। कंपैरिजन दिखा रहा है कि वो देखो वहां का ऐसा नजारा है, ये नजारा इधर घर पे है ना। तो वो घरेलू बिंब की बात आई थी। तो ये तो सप्रसंग हो गया। उसके बाद इसकी व्याख्या अगर हम करते हैं तो कैसे बताएंगे। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातःकालीन वातावरण का सुंदर चित्रण करते हुए कहा है कि प्रातःकाल होते ही आकाश का रंग शंख के समान नीला हो जाता है। अब ये आप लोग देखते हो ना, प्रातःकाल के दौरान होता है कि नहीं होता, जब सूर्योदय नहीं होता ना, उससे पहले की बात है ये। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख, यानी सुबह सुबह कवि ने देखा कि सूर्योदय अभी नहीं हुआ, लेकिन जो परिस्थितियां जो है ना दिखाई दे रही, वो कैसा था, नीला शंख जैसे। भोर का नभ, नभ मतलब आकाश, सुबह का, प्रातः काल का जो
अर्थात शंख के समान बड़ा ही मनोरम, नीला और आकर्षण बन जाता है। जैसे जैसे भोर की लालिमा आकाश में बिखरने लगती है, वैसे वैसे आसमान में एक नमी सी छा जाती है, जिसके कारण आकाश ऐसे लगता है मानो राख से किसी चौके को लीप दिया गया हो। अर्थात चौके को राख से लीपने पर वह तो उसमें गीला ही रहता है, जिससे उसका रंग बड़ा ही सुंदर लगने लगता है। ठीक उसी प्रकार भोर का नभ भी आकर्षक हो जाता है। कुछ क्षण बाद ही आकाश का रंग काली सील के समान लगता है, जो अंधकार के छटने के कारण होता है। अब धीरे धीरे हो रहा है ना, क्यों सूर्योदय आ रहा है। उस समय फैली लालिमा ऐसी प्रतीत होती है जैसे किसी के अदृश्य हाथों ने लाल केसर घोलकर उस शिला पर फैला दी हो, या दूर तक फैली इस काली सी स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चौक मल दी हो, जिससे प्रकृति में लालिमा फैल गई है। अर्थात प्रातः काल की लालिमा भी अंधेरों से ढकी आकाश रूपी सिल या स्लेट पर केसर या लाल खड़िया जैसी प्रतीत होती है। इस प्रकार प्रकृति का स्वरूप अत्यंत ही सुंदर और मन भावन बन जाता है। यह नजारा पेश किया है कवि ने कि अब देखो सूर्य उदय नहीं हुआ तब की बात करें, फिर वो धीरे धीरे उदय होता है, तो आप देखते हो ना आकाश की ओर, कभी सूर्योदय के समय निहार के देखो कैसा वातावरण बनता है ना, बादलों का रंग कैसा हो जाता है, फिर वो लाल रंग की लाइनें भी है ना, उदेती श्वेता ताम्र ताम्र, उदेती श्वेता ताम्र ताम्र। जब सूर्य उगता है तो क्या होता है, ताम्र ताम्र, तांबे के समान ऐसे लाल रंग का सा दिखाई देता है। यही कोई नहीं यहाँ पे बताइए ना बात। लाल खड़िया आया है लाल केसर से। केसर कैसी होती है, केसर देखी हुई है, मिठाई वगैरह बनाते हैं, अभी मंगवाते हैं ना हलवाई केसर, बहुत महंगी आती है, छोटी सी डिब्बी आती है, बहुत महंगी आती है ना, दूध में डाल के भी कुछ लोग केसर पीते हैं ना, तो वो केसर की बात है, लाल रंग की होती है। तो वो जैसे उसकी लाल रंग की जैसे लाइनें बन रही है वैसे वो कह रहा है। दूसरी तरफ क्या बताया इन्होंने, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। अब स्लेट कैसी होती है आपको पता है ना, पता है, अरे पट्टी जो होती है ना लिखने वाली, उसके ऊपर जैसे व्हाइट चाक चलाते हैं वैसे अगर कई बार हाँ रेड कलर के जो लाल रंग के जो चौक जो होते हैं ना, उस टाइप के लाल खड़िया चौक जिसको बोलते हैं, तो वो ऐसे चला देते हैं, तो वो कैसा चित्रांकन सा हो जाता है। ऐसा मनोहर वातावरण उस टाइम में कवि को दिखाई दे रहा था। तब कवि ने उस चीज को कैसा, हाँ क्या उदाहरण में अपने दिमाग में क्या है कि यार ये ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जो रसोई घर जो है वहां पे जो राख से लिपा हुआ जो चौका जो होता है, ठीक उसी तरीके से लग रहा है ना। इन्होंने दो चीजें बताई ना। दूसरा इन्होंने क्या किया, बहुत काली सिल जरा सा लाल केसर से की जैसे धुल गई हो काली सिल पे, है ना, ये भी हमने देखा है। तो ये बहुत ही कम शब्दों में है ना कितना शानदार चित्रण किया है कवि ने। ये देखो आप लोग, इसको समझने वाली है, ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, चीज देखने और समझने वाली है। अब अगला जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है वो क्या कह रहा है, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो। हाँ ये भी एक एहसास सा होता है ना, जो जैसे जैसे सूर्योदय जब होता है ना, तो हाँ ऐसे बादलों का आना जाना यानी झिलमिलाना सा स्टार्ट हो जाता है। वो पे नील जल में, जैसे नीले जल में किसी की गोर झिलमिल दे, जैसे कोई गोर मतलब गोरी शब्द है, गोरी शरीर वाला है ना, गोरा आदमी कोई है, तो वो नीले पानी में भाई कोई नहा रहा है तो वो पानी ऐसे हिलता है ना, वैसा एक ऐसा नजारा सा कवि के सामने पेश हो रहा है। मैं इधर मुंह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सूर्योदय की और बू करके बैठा हूँ, तो मुझे मैं साथ साथ में ऐसा फील कर रहा हूँ कि वास्तव में ऐसा ही होता है। कवि ने कैसी कल्पना की है कितनी शानदार तरीके से, है ना। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, सूर्योदय हो रहा है। और लास्ट में वो कवि क्या करे कि भाई अब भी जो दिमाग में जो एक बात ऐसा लग रहा था ना, एक जादू सा लगा है ना, जो इस सौंदर्य का जो है ना वो टूटता है, टूट रहा है। क्यों? क्योंकि इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, और जब सूरज और ऊपर आ जाता है तो फिर तो उस तरफ देखने की हिम्मत होती नहीं है ना, क्योंकि लाइट बहुत तेज हो जाती है। सुबह सुबह की बात बता रहे हैं, ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो वही बात हम लोग यहाँ कहेंगे कि इसमें यहाँ पे कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का मानवीकरण करते हुए, अच्छा ध्यान रखना भाई, पहला जो अपना जो है ना उसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। नवीन उपमानों के प्रयोग ने उपमा अलंकार की सार्थकता व्यक्त की है। नए नए उपमान
प्रयोग बाधित है। तो इसमें उपमा अलंकार भी है और कवि ने यहाँ पे मानवीय भावना के अनुरूप नीले शंख और शंख से लिपा हुआ है, नीले शंख और राख से लिपा हुआ चौका है ना, ये बताकर नवीन बिंब योजना को प्रकट भी किया है। कवि ने कंपैरिजन किया कि जैसे वो ऐसा होता दिखता है ना अपने को, वैसा ही देखो आकाश भी ऐसा दिख रहा है। यानी कोशिश की है कवि ने। अब अगला जो अपने चैप्टर देखा वो क्या है, नील जल में या किसी की गोद झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है, उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो इसमें हम बताएंगे कि कवि ने यहाँ प्रातःकालीन सौंदर्य का मानवीकरण करते हुए नीले आकाश को जल का स्वरूप बताया है तथा प्रकृति का यह जादू सूर्योदय होने से पूर्व तक ही रहने का संकेत दिया है। जैसे सूर्योदय होता है जादू टूट जाता है। कवि शमशेर बहादुर जी कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व आसमान का रंग विभिन्न रंगों से लुभाता है। उषा काल में आकाश का रंग नीले जल के समान स्वच्छ व निर्मल प्रतीत हो रहा है और सूर्योदय होने से पहले पूर्व दिशा में हल्का चमकीलापन आ जाता है और यह चमकीलापन नीले आकाश में एक गोरी देह का आभास कराता है। अर्थात नीला आकाश ऐसा लगता है जैसे नीले जल से भरे सरोवर और उसमें किसी नायिका का सुंदर गोरा शरीर झिलमिला रहा है ना। यह प्रकृति का अनुपम दृश्य कुछ एक क्षण तक दिखाई देता है। जैसे ही सूर्य की प्रथम किरण धीरे धीरे उदय होने लगती है वैसे ही उषा काल का यह जादू समाप्त होने लगता है। अर्थात सूर्योदय होने से पूर्व तक ही यह जादू रह पाता है। सूर्य की किरणों के साथ ही सारे रंग और प्रकृति की वह मनमोहक आभा अदृश्य हो जाती है और प्रकृति का यह जादू टूट जाता है। तो सूर्य की किरणों के साथ ही क्या हो जाता है, यह जादू बिखर जाता है। अब यहाँ पे जो है ना रूपक अलंकार और माधुर्य गुण का सुंदर समन्वय है। माधुर्य गुण आगे ना इसमें और मिलते हैं, तो रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। ये मैं अब बीच बीच में ये बताना शुरू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे ही इस चैप्टर का हम लोग टेस्ट लेंगे ना तो पर्सन इसी तरीके के आपको आएंगे। पिछले चैप्टर से कुछ बच्चों ने मेरे से मांग भी की थी कि सर आप इस तरीके की बनाओ, तो हमने सारे वो तरीके डाल दिए भाई। अब हम कुछ भी चीजें नहीं छोड़ेंगे जो आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं, जो सिलेबस के अंदर चल रही है, जो जैसी आ सकती है एग्जाम में, तो वो सारी आप लोग अच्छी तैयारी करोगे, पढ़ोगे तो आप फुल मार्क्स भी लोगे, है ना। और ये पाठ जो है ना, हालांकि छोटी सी कविता है लेकिन इसमें जो उपमान जो दिए ना वो बड़े शानदार है। आप लोगों के पूरा समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार और पढ़ लेना, 2 बार पढ़ लेना। मैंने आपको तरीका पहले ही बता दिया कि ये वीडियो आप YouTube के जरिए ही देखा करो ताकि जब भी टाइम मिले आप उसको 2-3 बार भी देख सकते हो। तो ये तो था आज का चैप्टर हमारा। अब चलिए मैं आप सभी को बता देता हूँ, कुछ बच्चे इंतजार कर रहे थे कि हमारा जो टेस्ट हुआ था 8 अगस्त को हिंदी का कौन कौन से पाठ का हुआ था पता है ना आप लोगों का? हाँ, बिहारी शब्द से ही, और ये कौन सा था, भूषण कवि वाला। तो इन दोनों पाठ का जो टेस्ट हुआ था तो इसमें कौन टॉपर स्टूडेंट आए हैं, कौन बेस्ट स्टूडेंट है, तो ये रहा आपके सामने परिणाम। जी हाँ, 8 अगस्त 2020 को हिंदी के टॉप रैंक वाले जो विद्यार्थी है ना, ये 3 बच्चे जिनकी फोटो लगी हुई है ना, सोनू जांगिड़, सोनू स्वामी, पूनम हजारी राम, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई हो भाई। देखो अब यहाँ पता चल जाता है कि बच्चे पढ़ते हैं, हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। और इन बच्चों को मैंने आपको पहले बता दिया भाई, हिंदी से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बताते हैं हम लोग। बाकी आपके पास पुस्तक है, नहीं है तो भी आप मुझे बता देना, मैं पीडीएफ के रूप में हमारे पास पुस्तक है, पीडीएफ बुक है, तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। सभी के फायदे वाली चीजें हैं, है ना। जब स्कूल खुले उससे पहले हमें इतना चैप्टर हमारा क्लियर होना चाहिए कि अगर फास्ट काम भी कराए सर तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लगभग आधा चैप्टर, एक बुक पूरी कर ली, इस बुक के भी आधे चैप्टर हमने क्लियर कर लिए, है ना। तो ये सिस्टम है। इसके बाद धर्मपाल सिंह, देखो धर्मपाल लगातार रैंक में बना हुआ है, धर्मपाल, मनीषा कुमारी, सुखदेव राम, ये नया नाम आया। मनीषा आपको बहुत बहुत बधाई हो भाई, 2nd रैंक पे धर्मपाल सिंह, मनीषा कुमारी, अंशुल पचार, अंशुल आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, 2nd रैंक आपकी। पूजा बरोड़, बहुत बहुत बधाई हो पूजा। पूजा कंवर, पापा का नाम है नरपत सिंह,
3rd रैंक हासिल की है पूजा कंवर ने, बहुत बहुत बधाई हो आपको। प्रीति, हाँ प्रीति लगातार रैंक में बनी है। प्रीति बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बधाई हो प्रीति आपको, 3rd रैंक आज आपकी। गोविंद सैनी, हाँ गोविंद भी काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ये भी 3rd रैंक पे है। ये कुछ बच्चे जैसे सोनू स्वामी है ना, लगातार रैंक में चल रहा है ना, तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बात है भी, आप लगातार पढ़ते रहो। और राकेश कुमार सहारन, राकेश बहुत बहुत बधाई हो भाई, 3rd रैंक पे आए हो आप लोग। तो आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। एक चैप्टर हम और कल पढ़ लेंगे, उसके बाद जैसे ही 2 चैप्टर पूरी हो जाती है, 2 चैप्टरों का टेस्ट मैं आप लोगों का आगे लूंगा, उसकी जानकारी भी मैं बता दूंगा। तो आप लोग जरूर ध्यान रखें भाई। आखिरी बार मैं एक बार फिर से आपको कह रहा हूँ कि जो विद्यार्थी लिंक के जरिए व्हाट्सएप पर ही लिंक ओपन करके वीडियो देखते हैं, वो ऐसे मत देखा करो। आप लोग डायरेक्ट उस चीज को यूट्यूब ऐप जो होती है ना, यूट्यूब पे जाके उसमें चलाओ, गुरु सीकर स्टडी हब लिख के ओपन कर लिया करो और वहीं से देखा करो, ताकि आपको कोई समस्या हो तो उस पर नाम आता ना, हाँ लाइक किया करो। लाइक के आगे एक और नाम होता है, देखो आप जाओगे नाम लिखा आएगा लाइव चैट। अब आप लाइव चैट पर क्लिक कर दिया करो और वहां आप अपना पर्सन टाइप कर सकते हो, कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हो, तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। क्योंकि हम लोग जब ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, ऑनलाइन पढ़ाई में तभी आनंद आता है जब इंटरकनेक्टेड हो, आपस में हम मिले हुए ना, कि आपके सवालों के जवाब भी साथ साथ में आ रहे हैं, तो फिर हमें ऐसा ही फील होता है जैसे क्लास में बैठे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके आज की ये क्लास आप सबको कैसी लगी ये मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आज का वीडियो यहीं पूरा होता है, धन्यवाद, थैंक यू।